स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम एवरीवन। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आपको। इफ वॉइस इज फाइन, स्ट्रीमिंग इज फाइन, यू आर सेट टू स्टार्ट, जस्ट मेंशन ऑल सेट। वेलकम अथर्व, अंशुमन, आर्यन, भावना, दीपोमला सॉरी, हिमालय, फातिमा। ओके ग्रेट। तो एजेंडा आपको पता है, आज का हमारा डिस्कशन का बेसिस क्या है कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, राइट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार ऑप्शनल जो है कितने तरह के हैं, राइट। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 2025 और 2026 मतलब इसके बाद एग्जाम देना देना चाह रहे हैं। बेसिकली वी हैव टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। एक हैं जो 2024 का टारगेट कर रहे हैं, एक हैं 2025 और उसके बाद का टारगेट कर रहे हैं। तो अभी मैं पूछ रहा हूं ये वाले कितने लोग हैं, इधर वाले, क्योंकि ऑप्शनल की शुरुआत कैसे करनी है तो यहां पर बात करना है, तो उस हिसाब से बताएंगे आपको। तैयारी अलग है। जरा ईयर बताना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 25 26 27, ठीक। मेजरली 25 वाले काफी लोग हैं। ओके, गॉट इट, ग्रेट। अब हमें पता होना चाहिए कि जो भी ऑप्शनल हम चुने उसकी वैल्यू क्या है ना। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग होता है ना। मार्क्स नहीं जुड़ते, केवल क्वालिफाइंग है। मार्क्स जो जुड़ते हैं वो मेंस और इंटरव्यू के ऐड होते हैं ना। और इन दोनों से जो आप मार्क्स लेकर आते हो उसी के थ्रू आप मेरिट लिस्ट में पहुंचते हो। ठीक है, इस तरीके से है कि भाई किसी गेम में उतरना है तो गेम के सारे रूल्स हमें पहले पता हो, उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी कर बनाएंगे, राइट। बिना स्ट्रेटेजी के कोई गेम नहीं खेला जाता, ठीक है ना। चाहे नॉर्मल मैच हो या वर्ल्ड कप हो, डिसाइड करना होता है पिच को देख के कि बॉलर पहले, बॉलर स्पिन रखने हैं कितने, पेस कितने रखने हैं, बैट्समैन कौन सा रखना है, पहले गेम को समझना होता है। तो इसी तरीके से हमें पता है कि मेंस में अगर हमने टॉप स्कोर कर लिया, मेंस में मैक्सिमाइज कर दिया अपने स्कोर को, तो इंटरव्यू में अब एवरेज भी है, मतलब 170 180 के आसपास, 170 180 के आसपास है, तो भी हमें पास्ट के इतने सारे सालों का जो मेरिट लिस्ट का एनालिसिस बताता है कि आपकी रैंक टॉप 50 में आती है। लेकिन यहां पर कैसे स्कोर करना, कौन से पार्ट का स्कोर करना। तो मेंस में आपको पता है कि आपके जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, ये तो सभी स्टूडेंट्स एक जैसा ही देंगे, ठीक है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है किसी के लिए, सब सेम है, राइट। अब बात बची ऑप्शनल की। ऑप्शनल के 2 पेपर होने, राइट। तो यानी कि 4 पेपर अगर जीएस के होने 250 मार्क्स ईच, तो यानी कि 1000 मार्क्स तो ये हो गए, और 250 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 500 मार्क्स ये हो गए। तो 500 मार्क्स और 1000, तो यानी कि जीएस पर जितना एफर्ट मार रहे हो, तो ध्यान रखना कि 500 मार्क्स का ये जो ऑप्शनल है ये बहुत मैटर करता है, राइट। इसके बाद आपका एससे आ जाता है, राइट, 250 मार्क्स। तो ये देखा गया है कि अगर किसी ने आप में स्ट्रेटेजाइज इस तरीके से किया कि ऑप्शनल में मैक्सिमाइज कर दो स्कोर को, मतलब 300 प्लस का टारगेट, मतलब 300 प्लस तो कितने सारे लोग हर साल लाते ही हैं, 310 प्लस भी कितने लोग लाते हैं। अगर 500 में से 310 प्लस मार्क्स यहां पर आ रहे हैं, यहां पर 180 प्लस आ रहे हैं, 180 प्लस इज अ गुड स्कोर, राइट, अमंग द टॉप स्कोर्स। और जीएस पेपर 1 2 3, ये मैं पहले 3 की बात करूं तो यहां पर अगर 110 के आसपास आ रहे हैं और यहां पर 130 प्लस आ रहे हैं जीएस पेपर 4 में, क्योंकि आ जाते हैं जीएस पेपर 4 में 130 प्लस, सही टेक्निक, सही स्ट्रेटेजी, सही प्रैक्टिस से। तो इसका मतलब है कि इससे जो है मेरिट में पहुंचा जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, लेकिन आंसर राइटिंग पे ऐसे फोकस नहीं किया जिससे कि 310 प्लस आए,
और उस वजह से मार्क्स रह गए 240। तो भाई साहब 240 का मतलब क्या है? 70 मार्क्स डाउन। यहां पर एक एक मार्क्स से पूरा गेम ओवर हो जाता है और मेरिट में ऊपर चले जाते हैं। 70 मार्क्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो यानी कि ये वाला जो डिसीजन है हमारा, ये समझ लीजिए कुछ ऐसा है कि जो मेंस है आपका, ये हो गया आपका 1750 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही आसानी से 1750 मार्क्स, आसानी से मतलब समझना, रिलेट करना कि क्यों हमें ओवरलैप एज अ स्ट्रेटेजी मायने रखती है व्हाइल डिसाइडिंग आवर ऑप्शनल। इंटरव्यू 275, यहां पर 210 प्लस मार्क्स भी आते हैं इंटरव्यू में लोगों के। ठीक, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका 170 मार्क्स आए आउट ऑफ 275। उस साल का जो टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1, उनके 215 आए। 215 और 170, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। बट फिर भी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 आई। रीजन, क्योंकि मेंस में उससे ऊपर मार्क्स किसी के नहीं थे। और मेंस में जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उस साल का और वो था, उसमें जो डिफरेंस था दैट वाज मोर देन 75 मार्क्स। कमाल कर दिया। कैसे? प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, और कुछ हम कह सकते हैं उस समय एग्जाम में क्या टेम्परमेंट रहा, कुछ वो फैक्टर भी होता है। राइट नाउ, तो ये जो आपका ऑप्शनल का डिसीजन है, ये समझ लीजिए कि लगभग 28.5% मार्क्स का है। और अगर किसी के 53% आ रहे हैं ओवरऑल, तो इसका मतलब है भाई साहब ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1। तो ओवरऑल मेरिट में 52-53 पर जाता है ऑल इंडिया रैंक 1 ऑन एन एवरेज। पिछले इतने सालों की मेरिट लिस्ट का एवरेज देखें, और 28.5% का वेटेज है ऑप्शनल का। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस बात को समझने में कि ये जो है डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। टू स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वॉइस में कुछ इशू है। कैन अदर्स No, no, कंफर्म sir. प्लीज? Audio and क्या video वॉइस both बिल्कुल are क्लियर? clear. इफ इट इज फाइन, मतलब बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए हर चीज, तो प्लीज मेंशन अल्ट्रा क्लियर। क्लियर भी नहीं, वॉइस इज क्लियर। दीपोमाला फातिमा, देन आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। शायद आपकी तरफ से इंटरनेट में कुछ इशू हो रहा हो, अनस्टेबल हो रहा हो। ठीक है, एक बार वो कर लीजिए, आई थिंक फिर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यार ये यूपीएससी जर्नी का सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। कुल मिलाकर बात ये है, जीएस में सब मास्टरी करेंगे, ऑप्शनल में कुछ लोग इतना स्कोर लेकर आएंगे कि वो मेरिट में जाएंगे, बाकी लोग केवल जीएस की मास्टरी वाले वो मेरिट में नहीं जाएंगे। ये हकीकत है, दिस इज अ हार्श ट्रुथ। ठीक है, चाहे वहां की जीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में और मेंस की टेस्ट सीरीज में कमाल ही कर दो, लेकिन ऑप्शनल में अगर कमाल नहीं किया तो यहां नहीं होगे। जीएस 1 2 3 को मैंने अलग से हाईलाइट किया था, क्योंकि जीएस 1 2 3 में जो मेरिट में टॉप पर है और जो मेरिट में लास्ट में, उसके बीच उनके मार्क्स के बीच का जो वेरिएंस है वो कम होता है। लेकिन ऑप्शनल के जो टॉपर में, मतलब जो मेरिट में टॉप पर है और जो मेरिट में लास्ट पर है, उनके बीच का जो वेरिएंस है मार्क्स का, वो सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब सिंपल स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सब 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 लगा के दिस इज लाइक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। और सिंस यू हैव मेड यूपीएससी ड्रीम एज योर ड्रीम, so it is among the most important decision of your life for this period, जब तक कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंचते। राइट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑप्शनल कौन से होते हैं। टाइप ऑफ ऑप्शनल, देखो एक तो होता है आपके टेक वाले साइड वाले ऑप्शन। ठीक, तो टेक या साइंस, आप इनको एक साथ ही ले लीजिए, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू कैन टेक दीज एज योर ऑप्शनल। टेक वाली साइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कोर ब्रांच है आपकी, यू कैन टेक दैट एज योर ऑप्शनल एज वेल। कैसे बताऊंगा अभी, मतलब किस बेसिस पे आप ले सकते हैं। बाकी जो सेकंड होता है वो हम, मतलब वैसे इसमें एक लैंग्वेज वाले भी होते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर, तो यू कैन से लिटरेचर वाले ऑप्शन। ठीक, और आपके ह्यूमैनिटीज को मैं अलग से यहाँ पे लिखूंगा, ह्यूमैनिटीज, जिसमें कि आपके पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने सारे ऑप्शनल है। ठीक है, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शनल है।
क्या ऑप्शनल के डिसीजन में ग्रेजुएशन मैटर करती है कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है? क्या ये मैटर करेगी? आंसर इज नो। ठीक है, क्लियर नो। आपका ग्रेजुएशन कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, और ना ही इंटरव्यू बोर्ड को फर्क पड़ता कि भाई तुमने ऑप्शन, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो इंजीनियरिंग थी या एमबीबीएस थी या कुछ और थी, और तुमने वैसे इकोनॉमिक्स थी और यहाँ पर तुमने हिस्ट्री पढ़ी, ये क्या चीज है? ऐसा ऐसा तुमने क्यों करा भाई, इसका तो नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वाई? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट सिविल सर्विस एग्जाम में आपको इतना कुछ पढ़ना है, तो यू वांट टू ऑप्टिमाइज ऑन योर टाइम। जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यू आर नेचुरली इंक्लाइन टू टेक अ चॉइस जो कि आपको ज्यादा फिजिबल लगे। सीधी बात। वॉट एवर चॉइस यू मेक टूडे, ठीक है, आज जो भी आप फैसला लें, तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए। देयर शुड बी रेशनल, मतलब कुछ रेशनल लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। सीधी बात। कोई भी रीजन केवल इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपके फ्रेंड ने ऑप्शनल लिया, किसी टॉपर ने वो ऑप्शनल लिया, इस वजह से आपने भी इन्फ्लुएंस होकर लीजिए, नहीं। ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टेक से है, साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी इसी में रख लीजिए, और आपको लगता है यू आर लाइक प्रो इन दैट, और यू फील लाइक कि मैंने पीवाईक्यूज देखे यूपीएससी के, ऑप्शनल के, ऑप्शनल के पीवाईक्यूज हर एक ऑप्शनल के यूपीएससी ने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल के देख सकते हैं। सिलेबस आपने देखा और आपने कहा यार आई फील दैट विल विथ सम वर्क आई कैन एक्सेल इन दैट। मुझे केवल थोड़ा सा ही समय चाहिए, बाकी तो मतलब मेरी कोर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आई कैन स्कोर 310 प्लस, राइट? और इसके लिए आप किसी जो आपके गाइड हो उनसे भी मिलकर बात कर सकते हैं। तो इफ दिस वर्क्स फॉर यू देन यू कैन टेक दिस लेन। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो थी, लेकिन मास्टरी नहीं। ठीक है, मास्टर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन ठीक है कर लिया, निकाल लिया, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से नहीं, राइट? क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से जो सिलेबस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, वहां पर वो काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन में कुछ चीजें अगर पता है तो उसके बाद तो आंसर लिख दिया जाता है और मार्क्स आ जाते थे जी। ऐसा कई कई बार होता है। ठीक है, लेकिन यहां तो वो नहीं चलेगा। यहां पर तो अगर आपने एक लाइन ऐसी लिखी जिसका कोई तर्क नहीं था, कोई डिमांड से कोई मतलब नहीं था उस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब है यू हैव वेस्टेड से 1 मिनट, जितना भी 1 1.5 मिनट लगा है एक डेढ़ लाइन लिखने में। और मुद्दा है कि उसकी जगह अगर वो डायमेंशन लिखते जिसकी डिमांड है क्वेश्चन की, कहीं और भी लिखते, किसी और क्वेश्चन का आंसर में लिखते, तो इट इज लाइक 1 मार्क्स। यहाँ गेम एक एक मार्क्स का है। 1 मार्क दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द होल ईयर्स एफर्ट। तो इतनी बारीक लेवल पे सोचने की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि यार वैसा नहीं है, कितने लोगों को ऐसा लगता है ईमानदारी से कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी जो थी वो कर ली, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस और प्रीवाइक्यूज को देख के ऐसा नहीं है कि हम जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर वो सब पढ़ेंगे अलग, और अपने अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को अलग से उठाएंगे और यूपीएससी के हिसाब से तैयार करेंगे। कितने लोगों को लगता है ऐसा? जस्ट मेंशन मी इन कमेंट्स। लगता है हर साल कितने सारे टॉपर्स निकलते हैं, उनको भी ऐसा लगा था। ठीक है, उसी के बाद उन्होंने कोई दूसरा फैसला लिया था। लेकिन मेन बात है कि जो फैसला हो वो क्लियर रिफ्लेक्शन हो, हाँ जी हमें क्लियर पता है ऐसा है तो है, राइट? जब फैक्ट क्लियर होगा तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे कि हाँ जी ये हकीकत है। ठीक है, अब इसके बाद हमें बताओ कैसे हम चूज करें। तो एक बात तो क्लियर हो गई। फिर कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेज और लिटरेचर, या तो उनका बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, या उनका डीप इंटरेस्ट है, जैसे हिंदी लिटरेचर। यस यस, या तो हिंदी लिटरेचर, राइट? तो क्या हिंदी लिटरेचर लेना चाहेंगे? तो अगर किसी का इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा हिंदी लिटरेचर में, अदर लिटरेचर में, तो इंग्लिश लिटरेचर में, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट, राइट? तो अगर उतना, अब इसमें केवल इंटरेस्ट नहीं, अभी क्राइटेरिया बताऊंगा, लेकिन हाँ आपका रुझान है तो ठीक है यार, दिस कैन बी एन ऑप्शन एज वेल। सीधी बात। ठीक, ये वाला गया, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलग चीज थी, और यूपीएससी के लिए पीवाईक्यूज और सिलेबस को देखकर जो ब्रेविटी और शार्पनेस चाहिए, कंपटीशन है क्योंकि ये केवल गेम नॉलेज का नहीं है,
तो आप इस वाले पर आए, इस वाले में देखा है मुझे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैं अब गद्य पद्य और जो ये होते हैं जो पोएट्री एंड एटसेट्रा वो सब मैं पढ़ूंगा। अगर आपको नहीं लगता ऐसा कि यार उससे मुझे कोई स्कोर आएगा, क्योंकि आई एम मोर, मेरी ज़्यादा थिंकिंग एनालिटिकल है, मेरी ज़्यादा थिंकिंग प्रिसीजन वाली है, तो यानी कि फिर इससे भी आगे बढ़ जाना है। अब आ गए ह्यूमैनिटीज पे। अब ह्यूमैनिटीज में आने के बाद लगा कि यार ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी ये सभी नए हमारे लिए, तो हमने तो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर कैसे चूज करें, क्या पढ़ें, है ना। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि एक तो पहले कुछ बेसिक रीडिंग, बेसिक रीडिंग, जब बेसिक रीडिंग एक बार देख लें किसकी, सिलेबस की, एक बार गो थ्रू कर लें पीवाईक्यूज से। इस बार इस जब आप ये स्टेप लेंगे तो 90% चीज आपको नहीं समझ में आएंगी, दैट इज फाइन, क्योंकि हम शुरू से ही शुरू कर रहे हैं बेसिकली जीरो से। लेकिन ये बेसिक रीडिंग जो है सिलेबस की, पीवाईक्यूज की, इसके बाद कंटेंट का कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि यूट्यूब पर ही आपको डेमो क्लास मिल जाएंगी, ठीक है, यानी कि यूट्यूब लेक्चर्स मिल जाएंगे, सीधी बात ये है। तो यूट्यूब लेक्चर पे भी आप देख सकते हो कि यार क्या है ये टॉपिक्स जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, है क्या, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके तो देख सकते हो, आज ही देख सकते हो, क्या दिक्कत है, यही स्टेप है। तो सिलेबस पीवाईक्यू के एक तरफ खोला, अच्छा ये सिलेबस है, चलो यार यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे उस लेक्चर को ओपन कर लिया, स्पीड थोड़ा इंक्रीज करके, पता लग गया कि अच्छा क्या है इस टॉपिक में। तो एक तो हो गया ये बेसिक रीडिंग वाला स्टेप, इसी के अंदर है ये दूसरा स्टेप। दूसरा, और एक चीज यहाँ पे लिख दूं थोड़ा मैं, ये जो बेसिक रीडिंग भी आप पता किसकी करते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट पता कैसे आता है, जब आपका थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, सोशियोलॉजी से, ऐसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। बेसिक रीडिंग फिर एक क्राइटेरिया जिससे पता लग जाए अच्छा है क्या इसमें। तीसरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको क्वालिटी गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, आपको क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये आपके इतने सारे टाइम को बचा देता है, इतने एफर्ट को बचा देता है कि आपको पता होता है कि यार मुझे एग्जैक्टली ये तैयार करना है, ये गैप है, इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है। तरीका सिंपल है, एफर्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं सस्टेन वे में, तरीका वही है। तो एक इंटरेस्ट, उसके लिए अपने आप को एक्सपोज करना इन ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से, बेसिक रीडिंग एक बार देख लेना पीवाई की ओपन करके, क्वालिटी गाइडेंस का अवेलेबल है, कंटेंट का अवेलेबल, जैसे अब पीएसआर, हिस्ट्री, सोशो ज्योग्राफी, ये सब जो ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट हैं, इसमें है क्या ये देख लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो। अब एक जो बहुत बड़ा गलती बच्चे करते हैं, जरा वो सुनना, क्या करते हैं, जैसे इस तरफ से स्टार्ट होता हूँ, जैसे सोशो, तो सोचेंगे यार सोसाइटी, सोशो यानी कि मेरे सिलेबस में सोसाइटी है, और यार सोसाइटी में तो यार फैमिली, मैरिज, यही तो होता है सोसाइटी में, चैप्टर में फैमिली, मैरिज, कास्ट, ठीक है यार, ये तो मतलब ये तो कॉमन टॉपिक है यार, ये तो पता भी होने चाहिए मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हो, पता होने चाहिए आपको। लेकिन हम सोच लेते हैं कि यार फैमिली, मैरिज, कास्ट, यही सब होगा इसमें, बस ठीक है यार ये ले लेते हैं। मतलब कोई भी लेक्चर ऐसा होगा कि सब समझ तो लेंगे, फैमिली, मैरिज वैरिज क्या चल रहा है, चेंज क्यों हो रहे हैं मैरिज, मुद्दा ये है। ऑप्शनल इज नॉट जस्ट अबाउट इट। ऑप्शनल आप 310 स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो, मेरिट लिस्ट में आने के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई साहब सिलेबस को देखना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी। सिलेबस में जब देखोगे, यार थिंकर भी पढ़ने हैं यहाँ पर सोशो में, यार थ्योरी भी पढ़नी है यहाँ पर सोशो में, अगर फैमिली है तो फैमिली की थ्योरीज पढ़नी है, मैरिज की, मतलब बेसिकली सोसाइटी में जो ट्रांजिशन है, जो जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उस पर अलग अलग थिंकर्स, उनकी थ्योरी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ जो टर्मोलॉजीज हैं, वो टर्मोलॉजीज जो कॉमन पैरेलेंस वाली टर्मोलॉजी नहीं है, सोशियोलॉजी की टर्मोलॉजी है, सोशल साइंटिस्ट की टर्मोलॉजी है, वो पढ़नी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार इकोनॉमी हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था उसी को ले लेते हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के लिए देखते हो इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल, तो आप देखते हो अरे इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल, क्योंकि इकोनॉमी पढ़ी जीएस की, मजा आया, फिर देखा इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल ले लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल मैं क्यों कह रहा हूँ, सिलेबस देखो, पीवाई के देखो, जब उसमें देखोगे तो पता लगा यार इकोनोमेट्रिक्स भी है, ओ न्यूमेरिकल्स भी हैं। क्या जीएस इकोनॉमी में न्यूमेरिकल होते हैं? जीएस की इकोनॉमी में न्यूमेरिकल नहीं होते। क्या जीएस की सोसाइटी में थिंकर थ्योरी वाला पार्ट ये होता है? नहीं होता। तो ये डिफरेंशिएशन शुरू में हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में 1 महीने बाद फिर बच्चे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मतलब ऑप्शनल सर चेंज करने का लग रहा है। कई लोगों को होश आता है 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 1 अटेम्प्ट देने के बाद, जब स्कोर नहीं हो रहा होता। बात समझ में आ रही है? तो वो गलती नहीं करनी। ऐसी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जीएस में बच्चों ने पढ़ा लैंड फॉर्म, हिमालयाज, मिनरल्स, सोचा यही है। भाई साहब ज्योग्राफी में भी थिंकर हैं, थियरी है ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, अलग अलग पार्ट हैं। सिलेबस जरा उठाकर देखो, पता लगेगा, सब टॉपिक देखो। और मैं जब ये सब बात बता रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये नहीं कि अनअचीवेबल है, अचीवेबल है। ये हर एक चीज, ये एसेंस है हर एक ऑप्शनल की, और इसी को क्लियर करके ही लोग टॉपर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी को करके बनता है। लेकिन शुरुआत से हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑप्शनल की डिमांड हमसे है क्या। राइट? हर एक ऑप्शनल की अपनी एक डिमांड है। राइट? जैसे जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। राइट? तो हिस्ट्री की डिमांड डायनेमिज्म वाली नहीं है, मोरओवर स्टैटिक है। बट हिस्ट्री में भी केवल रटना नहीं है, हिस्ट्री में भी एनालिसिस इज नीडेड, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग। तो मैं देखना है यार, अच्छा एंशिएंट में ये सारे सब टॉपिक हैं, ओके। यानी कि हिस्ट्री का मतलब केवल वो नहीं है जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री हमने पढ़ ली और सोचा हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जैक्टली वही है, नहीं नहीं। जनाब जरा पीवाईक्यूज देखिए, जरा ये देखिए, तो आपको अपने इंटरेस्ट को जरा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। राइट? यस। ऐसे पीएसआर, अब पीएसआर में जैसे पॉलिटी पढ़ी बच्चों ने, राइट्स पढ़े, ठीक है, पॉलिटी में राइट्स पढ़े, इक्वालिटी पढ़ी, तो जो कोर पॉलिटी वाला पार्ट है वो तो है ही। जैसे पॉलिटिकल साइंस आईआर है, तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और आईआर, तो आपने पॉलिटी जो पढ़नी होती है वो हर एक को पढ़नी होती है जीएस में। किसी भी ऑप्शनल से स्टूडेंट है उसको पॉलिटी पढ़नी पढ़नी है, उसको आईआर पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जीएस पेपर 2 जो है मेंस का 250 मार्क्स का, उसमें टॉपिक ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, और छोटा सा पार्ट सोशल जस्टिस। तो 250 मार्क्स का तो आपका ये ऑप्शन, ये जीएस पेपर 2 है। प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आने हैं, 2 मार्क्स का ईच, यानी कि 40 मार्क्स का वेटेज पॉलिटी का है। राइट? 40 मार्क्स का वेटेज पॉलिटी का, आईआर वाले क्वेश्चन अलग। 98 मार्क्स का आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है, तो 98 में से पॉलिटी आपको 40 मार्क्स के आसपास ये दे रहा है। जिस तरह के क्वेश्चंस जीएस पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट पर क्वेश्चन पूछ लिया, गांधीयन एंड मार्क्सियन सोशलिज्म में डिफरेंस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया, टाइप ऑफ सॉवरेनिटी से क्वेश्चन, ये वो काइंड ऑफ क्वेश्चन हैं जो केवल जीएस के क्वेश्चन नहीं है। तो पीएसआईआर वाले शायद ज्यादा सेलेक्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने एनालिटिकल पॉलिटी से क्वेश्चन पूछना ज्यादा कर दिया है। खैर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पीएसआर, ठीक है, पॉलिटी और आईआर जो जीएस का पार्ट है ये तो आपका यहां तैयार हो ही जाता है जब पीएसआर ऑप्शन लेते हो। लेकिन पीएसआर इज नॉट जस्ट अबाउट इट। पीएसआर में और क्या है? पीएसआर ऑप्शनल में जो आपका ये तो हो गया पेपर, जो पेपर 2, जो सॉरी पेपर 1, और ये हो गया पेपर 2। पेपर 2 इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब केवल इवेंट रटना नहीं होता कि इमैनुअल मैक्रोन आए जी रिपब्लिक डे पर, जरा देखें मोदी जी से क्या क्या बात करके गए, वो मैंने आईआर तैयार कर लिया, नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस आर अबाउट डायमेंशन, कि इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना, ये नो डायमेंशन है जी। इन नो डायमेंशन का मतलब है इंडिया को क्या चाहिए चाइना से, चाइना को क्या चाहिए इंडिया से, वही है डायमेंशन। अब उन डायमेंशंस पे जो डेवलपमेंट है वो तो केवल गार्निशिंग की तरह है, पहले समझना होता है कि यार काम कैसे करता है, व्हाई वी हैव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द वे इट इज। तो ये तो हो गया आपका इसका पार्ट
पेपर 1 का पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट बी। अब ये जो पार्ट है, यहां पर आप पढ़ते हैं थिंकर, थियरी और आइडियोलॉजी, ये टीटीआई है। ये आपका सेक्शन ए, ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी इज अबाउट आईजीपी, मतलब इसमें कोर पॉलिटी के टॉपिक है और छोटे छोटे कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ये है। और ऐसे यहां पर है, आप मान लीजिए ये आईआर की थ्योरी है यहाँ पर, कि आई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे है दुनिया में, ये ऐसी है क्यों, जियो पॉलिटिक्स क्यों ऐसे चलती है। एक बार आपने इस पर मास्टरी कर ली, ग्रुपिंग्स पे मास्टरी कर ली, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहीं पर पढ़ाए जाते हैं, मैंने वो काम करते क्यों, हर चीज बनी क्यों, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका केक वॉक है। एक बार आपने इस पर मास्टरी कर ली, तो जीएस में भी जो एनालिटिकल पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो, और पॉलिटी के जो आंसर्स का लेवल आपका हो जाएगा वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो ये पीएसआईआर का ब्रेकअप है। ऐसे ही हर एक ऑप्शनल के अपने ब्रेकअप है, राइट। तो मैं क्योंकि पीएसआर ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो मैं पीएसआर के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं। तो जैसे पीएसआर है, तो पीएसआर में ये तो है ही। तो एक तो जीएस पेपर 2 के साथ इनका पूरा ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है, 250 मार्क्स का लगभग, आप मतलब 250 मार्क्स का आपका जीएस पेपर 2 हो गया, ये तो ओवरलैप हुआ ही। साथ में आपका जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 का एक टॉपिक है नेशनलिज्म एंड स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव, वो आपका कवर यहाँ पर होता है। तो लगभग मान लीजिए कि 50-60 मार्क्स के आसपास का यहाँ पर मान लीजिए। और आपका जीएस पेपर 4 में टॉपिक है एथिकल थिंकर्स, तो एथिकल थिंकर्स वाला पार्ट और जो वैल्यूज वाला पार्ट है, वो आप टीटीआई जब मेरे साथ यहाँ कवर कर लेते हैं तो उसमें आपको एडवांटेज मिल जाती है, यहाँ पे वो एडवांटेज मिल गई। और जीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, एनवायरमेंट वाला पार्ट है, उसके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं इस वाले पार्ट में, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, तो वो यहाँ पर होता है। तो उस वाले में आपको एडवांटेज मिल गई। तो बेसिकली पीएसआर के साथ होता क्या है कि अराउंड 55% का जो उसका ओवरलैप है वो जीएस के साथ है। तो जीएस तो हर किसी को पढ़ना ही है, अगर वो पीएसआर पढ़ लेता है तो उसका ये 55% के आसपास का जो ओवरलैप है जीएस का, ये कवर हो जाता है। प्लस जो आपका एसए है, एसए का पेपर आपका 250 मार्क्स का है। आप एसए के पिछले 5 साल के पेपर निकाल कर देखिए, आपको पता लगेगा 2 क्वेश्चन आते हैं एसए में, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स। एंड nowadays kind of questions are being asked are having analytical tilt। वहां पर यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि केवल आप इसके बारे में एक आम जानकारी ना रखें। बात बिल्कुल आसान सी लगती है, ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब उस पर 125 मार्क्स का कंटेंट लिखना होता है तो वो डायमेंशंस नहीं ओपन होती। पीएसआर ऑप्शनल में जो एक डायनेमिज्म है, इससे वो डायमेंशन आपकी ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे इसमें लगातार एडवांटेज ले रहे हैं एसए वाले पेपर में। तो शायद ये एक बड़ा कारण है कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन एकेडमी लाप्सना, जो तैयारी मतलब फाउंडेशन कोर्स जिनका भी कंप्लीट हुआ है फिर अपने अपना चले गए, तो उसमें 95 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम पीएसआर ऑप्शनल, 72 फ्रॉम अदर, फिर ऐसे 72, 50, 20 ऐसे ऐसे था। तो इसका एक बड़ा कारण है, जो यूपीएससी ने 2014 से एग्जाम स्कीम चेंज की थी, उसके बाद से सीन चेंज हुआ है। जैसे ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 करा, तो जीएस पेपर 2 तो लगभग पीएसआर ही हो गया। तो जीएस पेपर 2 तो सबको पढ़ना ही है। तो कई लोग सोचते हैं जब पीएसआर अगर पढ़ लें तो 310, 317 नंबर ला रहे हैं लोग पीएसआर ऑप्शनल से, तो ये भी कवर हो जाएगा और टाइम बचेगा, जीएस पेपर 2 साथ साथ में मास्टरी हो जाएगी। प्लस पॉलिटी में जिस तरीके से क्वेश्चन 2018 से पूछ रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रीलिम्स में भी जो पूछ रहा है, वो लक्ष्मीकांत से नहीं हो पा रहे। स्टेट की डेफिनेशन के 4 एलिमेंट लक्ष्मीकांत में नहीं इस तरीके से बताए जा रहे। मार्क्स इन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म में डिफरेंस इस तरीके से नहीं लक्ष्मीकांत में बताए जा रहे। जो आपका फॉर एग्जांपल ये टाइप ऑफ सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी, ये इस तरीके से नहीं बताए जा रहे लक्ष्मीकांत में। ये बताया जा रहा है कि सॉवरेनिटी का आइडिया है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीमेसी, इंटरनेशनल मैटर, ये बताया जा रहा है। तो यूपीएससी एक एक दो दो ये पूछ रही है, वो इसलिए पूछ रही है कि जो भी आप पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या उसके बारे में आपको अंडरलाइंग नॉलेज है। तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन में एडवांटेज का मतलब कितनी बड़ी एडवांटेज होती है लास्ट मिनट पे वो पता लग ही जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक डिसीजन। तो जैसे अब ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटी की तरफ, यार कैसे सिस्टम बना, कैसे देश चल रहा है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं,
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट बने क्यों, उससे क्या ही हो गया? जो हमने कह दिया इक्वालिटी जस्टिस, क्या वाकई हो रहा है इक्वालिटी जस्टिस? प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर है वो प्रेसिडेंट से ज्यादा है क्यों? अल्टीमेटली आप सबको सिस्टम का पार्ट बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो आपको इंडियन पॉलिटी पर मास्टरी होनी ही है, ठीक है? क्योंकि आपको पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी इसको चलाना है, तो उसमें, तो अगर पढ़ने के लिए आपको भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो दिस कैन बी अ क्राइटेरिया। सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सिलेबस का कैटेगराइजेशन ब्रॉडली ये है, और सिलेबस और पीवाईक्यूज आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप टेलीग्राम ओपन करिएगा और टाइप करिएगा SHASHANNKTYAGI फॉर यू, ये रहा। तो शशांक त्यागी फॉर यू आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। तो आप इसमें जाइएगा, तो पीएसआर ऑप्शनल के एक तो जो नोट्स हैं पूरे, वो तो मैंने अपलोड किए ही हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स क्लास के, जो लास्ट की क्लास थी, हमारा लास्ट बैच था, उसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस और पीवाईक्यूज के लिए आप क्या करिएगा, फाइल सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर ऊपर खोल के, और यहाँ पर टाइप करिएगा PSIR बेसिक किट। ये, इस बेसिक किट को डाउनलोड करके ओपन करके अपने सामने रख लीजिए। वैसे तो डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट आउट बाद में करा लेना। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, पूरा सिलेबस, बुक लिस्ट, बुक लिस्ट आपको लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं कंटेंट देता हूँ, टाइप नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। टाइप नोट्स में जो कंटेंट है वो आपकी जो डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसी से ऑलरेडी लिया गया है। तो अगर आप लेंगे भी तो वही चीज पढ़ेंगे। उसको मैंने विद सोर्स मेंशन कर दिया कि इस सोर्स है, जिससे कि आपको अलग अलग बुक में ना भटकना पड़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको दे दिए। हर एक क्लास को पढ़ाते समय मैं पहले टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ कि इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, वो टॉपिक आया कहाँ से। हर एक चीज के पीछे एक्चुअली कहानी है, तो उस कहानी को अगर हमने समझ लिया तो समझ लेंगे कि ये आइडियाज आए कहाँ से, राइट? वो कहानी पे बेसिकली हमें समझ लेना, लॉजिक पकड़ लेना है, और हम में से हर कोई लॉजिकल होता ही है। तो ये जैसे टॉपिक है, तो इस टॉपिक में पता लग गया कि ये क्वेश्चंस आए हैं। पता लग गया कि टोटल 5 क्वेश्चन थीम्स हैं जो इस टॉपिक से आती हैं। पेपर 1 सेक्शन है, टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और एक इसका मिक्स करके क्वेश्चन। 5 ही तरह की क्वेश्चन थीम है। प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लो, यही है, यही रिपीट होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जब इस पे ऑलरेडी आपको मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैंने दे ही दिया, तैयार करा दिया, तो उसका मतलब अब आप अपनी तरफ से उस पर रिसर्च करोगे। शुभकामनाएं आपको, लेकिन एडवाइस ये है कि अभी ना करके जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद कर लेना। क्योंकि आप वो देखोगे तो अल्टीमेटली उस पर आपकी तरफ से 5,000 वर्ड भी लिखे हों, लेकिन अल्टीमेटली आपको 220 वर्ड ही चाहिए। 220 वर्ड से ज्यादा कंटेंट प्लस मॉडल आंसर बने बनाए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली यही तो स्मार्ट अप्रोच है, तभी तो हम कम समय में स्कोर कर पाते हैं। ऐसे तो लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 3-3 साल, 4-4 साल की आपकी डिग्रीज होती हैं, तो फिर वहां कैसे हो पाता है? क्योंकि वो अप्रोच अलग है, हमारी अप्रोच अलग है। तभी मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट इन टू रीऑर्गेनाइज सिलेबस, सो दैट आप कंप्रेस करके सिलेबस को रिवाइज कर सकें। तो PSR किट डाउनलोड कर लेना। ये होता है स्मार्ट कंटेंट, ठीक है, मतलब अपनी तैयारी को आसान करने वाला कंटेंट। बाकी कंटेंट तो मार्केट में दुनिया जहान का पड़ा ही है कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक के नोट्स हैं। टॉपिक के नोट्स सबके पास हैं, मुद्दा ये है इस टॉपिक के नोट्स को आसान कैसे करूं। मुद्दा ये इस टॉपिक के नोट्स में से वो उस तरीके से कंटेंट का ऑर्गेनाइज होना कि डायरेक्ट मेरे क्वेश्चंस का आंसर लिखा जा रहा है, ये मुझे चाहिए, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। PSR कोड किट डाउनलोड कर लेना आप, ये भी मैंने ओपनली स्टूडेंट्स को दी हुई है। लगभग हर एक स्टूडेंट जो है इन स्मार्ट नोट्स को अपने सामने लेकर पढ़ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, टॉप स्कोरर बन रहा है। डायरेक्ट आप भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मार्केट से खरीदने जाओगे, टाइम बच जाएगा आपका, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, अपने आसपास से प्रिंट आउट करा लेना। तो ये पूरे सिलेबस को स्टेटमेंट, स्कॉलर्स, कोट वाइज यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया है, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती इस पे, लेकिन यहाँ पर आपको सब एक जगह मिल गया, ठीक। अगर आप PSR सर्च करोगे शॉर्ट नोट्स, तो पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी, ईच टॉपिक शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डिटेल नोट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं।
लेकिन ये शॉर्ट नोट, स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एग्जांपल सब कुछ दिया हुआ है। फाइट नोट्स की नहीं है। अगर नोट्स की फाइट होती तो मैं ओपनली इतनी मेहनत से जो स्मार्ट कंटेंट बनाया है वो ऐसे क्यों ऐसे अवेलेबल हो जाता भाई? दिमाग लगाने वाली चीज है कि नहीं है? है। क्योंकि गेम नोट्स का है ही नहीं, गेम कंटेंट का है ही नहीं। कंटेंट सबके पास है। गेम है स्किल सेट को डेवलप करने का, गेम है अपनी काबिलियत को बनाने का कि आप इस कंटेंट का स्मार्टली यूज कर पाए। समझ रहे हो? और उसके लिए जरूरी है रूटीन में पढ़ना। और रूटीन में पढ़ने के लिए आपको हेल्प करने के लिए मैं यहां पर हूं, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है। और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपके मन में जो डाउट हो सकता है, जो गलतियां आप कर सकते हो, वो मैं क्लास में ही चीजें लिंक करके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो वो बियॉन्ड नोट्स जो प्ले है, उससे बनती है लर्निंग, उससे आती है एक्सपर्टीज। वो काम हमें करना है, रूटीन में करना है। तो ये काम होना है। ठीक है। पीएसआर का मतलब आपके आर्टिकल्स रटना नहीं है, दैट्स अ मिथ। इवन पॉलिटी का मतलब आर्टिकल रटना नहीं है भाई, जीएस में। पीएसआर में क्यों होगा? आर्टिकल केवल हम उनको यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो वो तो वैसे भी ऑन टिप्स हो जाते हैं, राइट? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर फॉर आईएफएस आई नीड टू हैव डिप्लोमा इन डिप्लोमेसी। ऐसा बिल्कुल नहीं है नयन। इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए कि आईएएस आईपीएस आईआरएस किसी के लिए आपको कोई डिप्लोमा, कोई विशेष नहीं चाहिए। आपको केवल चाहिए सिंपल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है वो भी मायने नहीं रखती। वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु गॉट थर्ड, मतलब वो कहते हैं थर्ड डिवीजन, एंड दे गॉट, मतलब दैट पर्सन गॉट 104 रैंक एंड गुजरात कार्डर आईएएस ऑफिसर। तो मुद्दा ये है, लेकिन केवल उससे नहीं कि अच्छा चलो वो भी तो बन गया था मैं भी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो जानो कि उसने उसके बाद मेहनत क्या करी है, वो कमिटमेंट क्या लिया है, वो जो लगातार फिर अप एंड डाउन जो चले उसके बाद भी वो चलता रहा है, वो मैटर करता है, राइट? अब जैसे सिलेबस भी जब आप देखें अपने ऑप्शनल का, तो उस पर भी आपको एक अप्रोच बता दूं। जैसे एक मिथ है कि यार कोई जो ऑप्शनल है वो लेंदी है और कोई ऑप्शनल शॉर्ट है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है। मतलब अगर केवल आप यूनिट गिनते हो, यूनिट काउंट करते हो, तो एक मिथ है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि हर एक ऑप्शनल का अपना नेचर होता है। ठीक। जैसे मैं पीएसआर के एक्सपर्टीज रखता हूं, तो मैं पीएसआर के एग्जांपल से आपको बता सकता हूं। देखिए, जैसे पीएसआर ऑप्शनल है, ठीक, तो इसका नेचर क्या है? ये अपने आप में भी ओवरलैप रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया पेपर 1 सेक्शन ए में है क्या? थियोरी। ऐसे कैटेगराइज करता हूं, देखिए, थिंकर, थियोरी और आइडियोलॉजी, राइट? यही तीन चीजें हैं। ठीक। बेस की तरह है, यानी कि टी, टी, आई। अब ये जो थिंकर वाला पार्ट है, थिंकर में एक वेस्टर्न थिंकर होते हैं और एक इंडियन थिंकर होते हैं। अब इंडियन थिंकर में अगर आपने चाणक्य को पढ़ लिया, गांधी जी को पढ़ लिया, गांधी जी लिख देता हूं, बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ लिया, ऐसे ही औरबिंदो घोष। अब हमें चाणक्य जी के व्यूज में रियलिस्ट पर्सपेक्टिव दिखता है। ठीक। अब जब आप पेपर पेपर 2 सेक्शन ए आईआर का टॉपिक खोलोगे, तो उसमें थ्योरी में लिखा रहेगा रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन आईआर। और चाणक्य की जो मंडल थियरी है, जिसको मंडल थियरी बोलते हैं, जिस कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं कि भाई आपका पड़ोसी आपका एनिमी है, वो एक्चुअली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर पे। तो यहां जो पढ़ लिया वहां पर काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और एग्जांपल देता हूं लो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हो, नाम तो सुना ही होगा मार्क्स का। आइडियोलॉजीज में आपकी एक अलग से यूनिट है मार्क्सिज्म। तो मुझे बताओ, जब मार्क्स पढ़ लिया आपने, तो मार्क्स के व्यूज पे बना मार्क्सिज्म आपके लिए केकवॉक है कि नहीं है? ओवरलैपिंग है भाई।
कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं वहां पर यूनिट्स का मतलब होता है एक यूनिट पढ़ी दूसरी यूनिट बिल्कुल अलग है, तो यानी कि ये बाकी यूनिट्स आपको तैयार करना इज अ सेपरेट टास्क। यहाँ पर हम स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके पढ़ते हैं, जैसे कि वेस्टर्न थिंकर्स में यहाँ पर आप जॉन लॉक और मिल के बारे में पढ़ते हो, कैसे इन लोगों ने जो आइडियाज दिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। तो वो चीज आप यहां पर भी पढ़ते हो। और यहां पर आइडियोलॉजीज में अलग से एक चैप्टर है लिबरलिज्म। तो भाई साहब लिबरलिज्म, ये लिबरल थिंकर है, इन्हीं के व्यूज का कंट्रीब्यूशन लिबरलिज्म है। तो एक बार आपने यहां पर लिबरल आइडियाज को पढ़ लिया तो ये आपके लिए केक वॉक है, ओवरलैप है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट अबाउट यूनिट्स, राइट, इट इज अबाउट स्मार्टली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सिलेबस। ऐसी थोड़ी ना मैक्सिमम सिलेक्शन आ रहे हैं पीएसआर से, कारण तो होगा, कुछ टॉपर्स स्मार्ट उस चीज को समझ जाते हैं तभी तो लेते हैं, है कि नहीं। जैसे एक और मिथ है, डायनेमिक है जी। डायनेमिक का मतलब करंट होता है जी, करंट होता है जी। मुझे बताओ करंट कहाँ होता है जी, पॉलिटी में होता है, आईआर में होता है। ये बताओ कि जीएस के आप स्टूडेंट, जीएस तो सबको पढ़ना ही है, तो जीएस में पॉलिटी और आईआर में क्या करंट नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में तो एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेवेंट है पॉलिटी के लिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा कोई इशू है तो वो जीएस पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट है। आईआर में आपको ये नहीं रटने होते कि जी ये समिट हो गई अब इसको रटो, इसकी थीम से रटो, ये वनडे एग्जाम थोड़ा ना यूपीएससी। आईआर में आपको डायमेंशंस पकड़ने होते हैं, उस डायमेंशंस को पढ़ते हुए आप इश्यूज को समझते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इश्यूज एंड इवेंट्स। इवेंट्स आर लाइक गार्निशिंग। इवेंट्स, अगर इश्यूज आपने पकड़ लिया तो इवेंट से तो आप खुद कनेक्ट हो जाओगे। तो यानी कि यहां पर ये तो आप इसमें पढ़ते ही हो जीएस में। अगर आप पीएसआर में पढ़ोगे तो पीएसआर में आपको एक डॉक्यूमेंट रेफर करना है जो मैं रिलीज करता हूं वीकली। जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे को रिलीज हो गया है, और अभी उसी ग्रुप में जो मैंने आपको शो किया शशांक त्यागी फॉर यू यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, उसी ग्रुप में अभी आपको अपलोड मिलेगा वो। उस डॉक्यूमेंट में जो जितने स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं उससे जो आपके काम का है टॉपिक में, उसका निचोड़ करके जो बेस्ट 12 10 8 9 पॉइंट होते हैं वो सब डाल दिए जाते हैं। बता दिया जाता है सिलेबस के इस पार्ट से है जी, ये है जी। अब ये कितनी बार रिपीट करता रहे आप टॉपिक करंट में, आपको पता है, मुझे तो कंटेंट चाहिए अपना आंसर लिखने के लिए, सीधी बात। वो आपको उसमें मैंने दे रखा है, पॉलिटी वाला एस्पेक्ट भी और आईआर वाला एस्पेक्ट भी। पीएसआर पल्स नाम है उसको, कंपाइलेशन का। वो मंथली भी रिलीज होता है, जब चारों हफ्तों का कंपाइल होकर मंथली रिलीज हो जाता है। तो यानी कि आपको केवल वो करना है। और मैं जो न्यूज के लिंक है वो तो मैं देता ही हूँ डेली बेसिस पे। उसका पर्पस ये होता है कि यू आर अवेयर एंड यू आर रीडिंग थिंग्स इन अ वे दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग कंटेंट डायरेक्टली फॉर एग्जाम। केवल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम निकालना है। तो दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि यार इस ये चीज मैंने पढ़ी, सर ने दी इस वाले सिलेबस के इस वाले पार्ट के, तो यानी कि दिमाग ऐसे चलना चाहिए इस टॉपिक के सब टॉपिक से, और इस सब टॉपिक से इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं। तभी मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि 5 थीम के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इससे आते हैं। सरप्राइज एलिमेंट कौन से आते हैं, यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट होता है। और सब सरप्राइज एलिमेंट वाले आंसर को कैसे हैंडल करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक से, वो भी करना सिखाते हैं। तो जब आप ऐसे चलोगे तो एक्चुअली यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द टाइम विच यू आर गिविंग, एफर्ट्स विच यू आर मेकिंग, और अल्टीमेटली वही करना है, राइट। और बताइए क्या डाउट है। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं, सो सर पीएसआर डेवलप आर थिंकिंग एबिलिटी। दैट्स माय गारंटी टू यू, एज यू स्टार्ट पीएसआर तो वन वन मंथ और 1.5 मंथ में आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो आपका पर्सपेक्टिव है ना चीजों के बारे में, वो शिफ्ट हो जाएगा। शायद इस बैच यहाँ पर अभी शायद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी पीएसआर ऑप्शन से हैं, कोई है जो करंट बैच से स्टूडेंट है, जो कई स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं मतलब जूम में, दो दे हैव ज्वाइन पीएसआर ऑप्शनल, लेकिन फिर भी जूम में वो कनेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। खैर, तो ऑलरेडी मतलब पीएसआर ऑप्शनल का नेचर ये है कि जैसी आप इसके सिलेबस को पढ़ने लगते हैं, मेरे साथ डिस्कशन करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली विद इन 1 मंथ यू विल सी द डेप्थ इन योर थिंकिंग विल गेट डेवलप्ड। एंड दिस इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी। इंटरव्यू स्टेज पर यही चेक करना चाह रहा है, प्रीलिम्स में जो ट्रैप डाल रहा है वो यही चेक करना चाह रहा है, मेंस के लेवल पर तो चेक ही ये करना है उसको, राइट।
और अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है अपना ऑप्शनल या अभी इस प्रोसेस में हैं आप, तो बता दूं जो 2025 दे रहे हैं या 2026 दे रहे हैं, तो पहले क्या होता था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले ये होता था कि यार मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा लगभग 5.5 महीने। ठीक, ये एक जनरल एक प्लान होता था। ठीक है, और बच्चे सोचते थे कि यार मेरा जो एग्जाम है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हो जाएगा मेरा से अप्रैल मई में। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो इफ आई स्टार्ट विद से जून, तो जून से मेरे पास मतलब एक जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगता था कि यार दिसंबर तक जो है मेरा ऑप्शनल हो जाएगा। उसके बाद फिर जनवरी से थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक अप्रोच पे आ जाऊंगा, फिर मैं प्रीलिम्स दूंगा, फिर प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, फिर आएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप। इस बीच फिर मैं अपने ऑप्शनल को उठाऊंगा और बाजी मार जाऊंगा। ठीक है, ये होती थी एक स्ट्रेटेजी। ठीक, लेकिन ये कंपटीशन है, अब इसमें चीजें बदलती हैं। देखो काफी लोग ऐसा करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जो टॉपर हैं उनकी आप अंडरस्टैंडिंग देखो कि यार तुमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कब करनी स्टार्ट की थी। तो कोई कहेगा हमने 2 साल पहले कर दी थी। टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तो देखते हैं लोग, लेकिन वो ग्रेजुएशन से ही अपने ऑप्शनल, पीएसआर ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पे फोकस कर रही थी। शी वाज थ्रू द सिलेबस वे इन एडवांस। भाई सीधी सी बात है, अगर कंपटीशन है तो हमें पता है कि कंपटीशन में जिस टाइम पर आप दे रहे होगे अपना मींस, तो उस समय कुछ लोग वो भी तो दे रहे होंगे जो ऑलरेडी रैंक होल्डर हैं, इंप्रूव करने के लिए आए हैं। कुछ वो भी तो दे रहे होंगे जिनका शायद थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, वो भी तो दे रहे होंगे। तो अल्टीमेटली यू, मतलब यू शुड नॉट हैव स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, जस्ट सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन तो बेसिक चीज है, ये तो होना ही है, मतलब ये तो करना ही है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन है, तो कंपटीशन में अगर हमें सिलेक्शन लेना है और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट लेना है, जैसे अटेम्प्ट दे रहे हैं वैसे लेना है, तो हमें हर एक एडवांटेज को अपने फेवर में करना होगा, हमें हर एक लेवरेज लेनी होगी। सीधी बात, ये कंपटीशन है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अदर एग्जाम में चलता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम आंसर तो लिख ही देंगे, हम कर लेंगे। नहीं, यहां पर एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स का फर्क पड़ता है। तो अगर आप पहली स्टेज देखें लर्निंग की, वो अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आप डायरेक्टली जंप कर जाते थे अपने एग्जाम में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूलिंग, और वो आपके लिए वर्क करता था। और हम में से हर एक का जो बिहेवियर पैटर्न होता है चीजों को फैसला लेने का, वो हमारे प्री कंसीव नोशन पे होता है। अगर ये चीज आपके लिए वर्क करी थी, तो आपको लगेगा कि अब मुझे इसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आपको समझना होगा अंडरस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि जिस पर आप थोड़ा अपना समय देते हो सोचने पर कि अच्छा यार मैंने ये सीखा, ओके, ये इसका ये यूज हो रहा है, इंटरलिंकिंग होने लगती है फिर। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है चिंतन मनन, पर सोचना, जो चीज आप सीख रहे हो उस पर थोड़ा सोचना कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, फिर अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स वो कहाँ इंटरलिंक हो सकती है। फिर आपका डेवलप होता है एनालिसिस, और इस एनालिसिस के बेसिस पर फिर आप जो क्रिएटिव करते हो, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन, फिर जो आंसर राइटिंग आप करते हो, वो लाती है मैजिक टू क्रिएट 310 प्लस मार्क्स। और इसके बीच में होती है प्रैक्टिस, जो आप मेरे साथ ही करेंगे क्लास में, वो सब आपका हो जाएगा। बस आपको कमिट करना है और फ्लो में चलते रहना है। लेकिन केवल अंडरस्टैंडिंग से नहीं, इसके अलावा जो स्टेप्स हैं वो लेना है, और ये हर एक ऑप्शनल में स्ट्रेटेजी होती है, हर एक ऑप्शनल में। तो ऐसे में आपको कब स्टार्ट करना चाहिए? आपको जितना जल्दी हो सके, जैसे 25 26 कुछ भी हो, जितना जल्दी हो सके, जैसे अभी यू शुड स्टार्ट। कारण टाइम से कंप्लीशन, उसके बाद रिवीजन, अपग्रेडेशन, इंटरलिंकिंग, टेस्ट सीरीज। क्योंकि आपका लिंक लिंक जो, कई लोग सोचते हैं यार मैं ना इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि फिर ना मेरा प्रैक्टिस छूट जाएगी, और इस वजह से मैं बिल्कुल जनवरी पे ही कोर्स को कंप्लीट करके मानूंगा, जिससे मेरी प्रैक्टिस ना छूट जाए, मैंने बिल्कुल ताजा ताजा याद रहेगा। बात उसकी नहीं है।
ये स्ट्रेटजी तब काम करती अगर कोई गेम केवल रिमेंबरिंग का होता। अगर रिमेंबरिंग का होता बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, लेकिन ये गेम जो है स्किलिंग का है, और स्किल डेवलप करनी पड़ती है, और स्किल डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एक हकीकत है। तो इफ यू स्टार्ट नाउ देन यू विल हैव से 6 मंथ्स, जिसमें कि आप मतलब 5.5 महीने, जिसमें कि आप सिलेबस को स्ट्रक्चर में कंप्लीट भी कर रहे होगे। थोड़ा आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ आएगा, सोचने समझने में डेप्थ आएगा, टॉपिक्स में डेप्थ आएगा, जिससे कि आप जो यूपीएससी जर्नी की कोर डिमांड है कि यार जो करंट इश्यूज हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखो, आंसर्स में उसका यूज करो। तो पीएसआर ऑप्शनल आपको आपके करंट को समझने में भी उस डेप्थ से जैसे समझना चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल आपकी अंडरस्टैंडिंग ओपन कर देगा। तो आप उसी एडिटोरियल को ज्यादा बेटर समझ पाओगे, जिसको आप शायद ना समझते अगर आप आज से 6 महीने बाद स्टार्ट करते। तो 6 महीने के बीच में जो भी करंट डेवलपमेंट्स हुए, अगर आपकी उस पर समझ डेप्थ में हो जाए, तो जो यूपीएससी की डिमांड है कि भाई 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स यूज करना है, तो वो यूज बेटर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। अब हिस्ट्री मोरओवर स्टैटिक है, मैंने बताया, इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, राइट, और अच्छा खासा डेप्थ है हिस्ट्री में। और अगर ओवरलैप वाइज बात करें तो पीएसआर में ओवरलैप ज्यादा है, पॉलिटी वाला और आईआर वाला पार्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया पीएसआर का क्या है। ठीक है। अगर किसी की केमिस्ट्री में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सिलेबस उन्होंने देखा है, कोई अच्छा गाइड भी करने के लिए है उनके लिए कि भाई यूपीएससी जर्नी में यू कैन एक्चुअली स्कोर बेटर इन दिस मैनर, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। क्लियर बात? तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। क्लियर? पीएसआईआर मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम सिलेक्शंस इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस 2014 के बाद जो बना, उसमें पीएसआईआर को एक एडवांटेज मिल तो रही है, सीधी बात। तो स्ट्रेटजी वाइज ज्यादा पीपल कंफर्टेबल हैं, क्योंकि पॉलिटी आईआर वैसे ही पढ़ना ही है हर किसी को, चाहे कोई भी ऑप्शन ले लो। और पॉलिटी आईआर यहाँ पे समझ लो कि 250 मार्क्स का तो पॉलिटी आईआर हो गया, उससे भी ज्यादा का, क्योंकि अगर सेक्शन भी केवल जीएस वाला ही मानू तो, क्योंकि सेक्शन बी पॉलिटी 250 है तो 125 ये रहा, और 120 250 का 125 ये रहा, तो 250 मार्क्स का तो वो है, वहां सिलेक्शन एक एक नंबर पे रुक जाता है। और सोचो 250 मार्क्स में तो वही चीज आपको दोबारा यूज करनी है, जो पीएसआर में एक बार पढ़ ली वही चीज आपको दोबारा यूज करनी है, विद लेस, यू कैन से, वेट। पीएसआर की क्लासेस अमन यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, और नया बैच जो है वो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप study.iq.com पे जाएंगे तो नीचे आप जाएंगे ना, यहाँ पर आ जाएगा यूपीएससी ऑप्शनल लाइव, आप यहाँ टैप करिए और आपको टॉप पे पीएसआर ऑप्शनल ही मिलेगा, सबसे पहले यही मिलेगा। आप इस पे टैप करना, और यहाँ पर आपके पूरे लेक्चर की डिटेल्स, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहेंगी आपके पास। रिकॉर्डेड सेशन अगर किसी दिन छूट जाता है आपका, तो एन नंबर ऑफ टाइम आप देख भी सकते हैं उसको। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब 18 महीने तक, 1.5 साल तक आपके पास वो रहती हैं। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, किस दिन कौन से टॉपिक होने हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है उसका। पूरा पीएसआर ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूँ, और इसमें लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट सीरीज भी है। इट्स अ कॉम्बो थिंग, क्योंकि जिससे कि अल्टीमेटली स्कोर करना है, सिलेक्शन तो तब आएंगे ना जब आप आंसर राइटिंग सीखेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं इसमें डिटेल्ड, और आंसर राइटिंग भी है इसमें, मॉडल आंसर्स भी है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है पीएसआर ऑप्शन को मास्टर करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है, राइट। जो कहीं जगह मौजूद नहीं होता, करंट का एक स्ट्रक्चर्ड कंपाइलेशन और सपोर्ट, वो यहाँ पर है। पीएसआर ऑप्शनल में जो आप जैसे आप आ जाते हैं तो क्लासेस तो स्टार्ट हो ही जाती हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जैसे इस बार, मतलब वो आईआरएस है अंडर ट्रेनिंग, इस बार फिर मेंस दिया, तो भले ही वो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट जितना अपडेशन है कंटेंट का वो सारा मैं ग्रुप में अपलोड करता हूँ, तो मिलता रहता है उनको भी, जो पुराने स्टूडेंट हैं। तो इट्स लाइक कि जब तक मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं, तो पीएसआर ऑप्शनल का तो कंप्लीट सपोर्ट आपको मिल जाता है वंस यू गेट इनटू रिलेशनशिप विद पीएसआर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट मिल जाता है।
और आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आज आपको पता ही होगा कि आज रिपब्लिक डे सेल का ना लास्ट डे है, चल रहा है जो, तो यू कैन सेव एक्स्ट्रा। अगर आप त्यागी लाइव कोड यूज करोगे, TYAGILIVE, आप ये यूज कर लेना, तो यू कैन सेव एक्स्ट्रा। ये क्लासेस, लाइव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सीरीज, होल कंटेंट, टाइप नोट्स, हैंडरिटन नोट्स, सब कुछ इसमें ही है। आप में से कोई ऐसा है जो ओल्ड स्टूडेंट या करंट स्टूडेंट है स्टडी आईक्यू का, और अब वो पीएसआर ऑप्शनल या किसी और सब्जेक्ट को लेना चाह रहा है आज रिपब्लिक डे सेल में? क्योंकि अगर आप लेना चाह रहे हैं ना, तो ओल्ड स्टूडेंट हैं या करंट स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट हो सकता है। एडमिशन टीम दे रही है, तो आपको क्या करना होता है, अपना नेम और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके पुराने कोर्स का पार्ट होगा, ठीक है ना, तो उसको आप प्लीज यहाँ पे शेयर कर देना, तो आपको एडिशनल मिल जाएगा। नहीं तो त्यागी लाइव इज द कोड, ठीक, ये वो कोड है जिससे आपको एडिशनल मैक्सिमम डिस्काउंट आज मिल जाएगा। ठीक, ये डिस्काउंट कोड है। और ये वो टेलीग्राम चैनल है जिसकी फाइल सेक्शन से आप पीएसआर का जो स्मार्ट कंटेंट है, जो मैंने अभी आपको शो किया था, वो आप डाउनलोड कर लेंगे फॉर यू। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। तो आपको अपना नेम, रजिस्टर्ड नंबर और आपका न्यू बैच जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ओल्ड बैच का नाम भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डेटा में होगा ही, क्योंकि नंबर से आपका कनेक्टेड होगा। बस आपको न्यू बैच जो ज्वाइन करना है, जैसे पीएसआर ऑप्शनल ज्वाइन करना है आपको आज, आज बेस्ट है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है बैच, और रिपब्लिक डे सेल पे आज कुछ घंटों में फिर वो अभी आपको एडिशनल ऑफर का फायदा मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे यहाँ पर, SHANKTYAGI14। ये वन, देखो ये 4U तो टेलीग्राम चैनल है, और 14 ये टेलीग्राम चैट है, मैसेज है। तो आपको ना इस पे मैसेज कर देना है अभी। तो अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं मेल पे एडमिशन टीम को रिक्वेस्ट भेज दूंगा, तो आपके नंबर से एक वो स्पेशल कोड जनरेट करके आपको आपको मिल जाएगा। तो जिससे कि आप तुरंत उस केवल उस कोड को लगाना वहां पर, यहाँ पर। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो त्यागी लाइव ये बेस्ट डिस्काउंट है, और ये हट जाएगा भी जैसे रिपब्लिक डे सेल हट जाएगी, आज लास्ट डेट है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो बस यहाँ पर उस वाले कोड को लगा लेना, तो आपको एडिशनल ऑफर मिल जाएगा सभी बैचेस पे, दैट कैन अप्लाई। ठीक है, तो इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं पीएसआर ऑप्शनल बैच में 31 जनवरी को, आज 27 तारीख है, तो 31 जनवरी को खत्म हो, मतलब एडमिशन क्लोज हो रहे हैं इस बैच में। ठीक है, तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी, ऑप्शनल कैसे चुनना है, क्लैरिटी मिली आपको, यस और नो? थोड़ा मोक्ष वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि एक बहुत ही ट्रबलसम सा डिसीजन होता है जब बच्चा तैयारी शुरू करता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार हर चीज तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं? यस, ठीक है। हाँ, तो यहीं पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी यही है, शशांक योगी फॉर यू। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये तो मैसेज है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम मैसेज, ठीक है, ये है चैनल। और यहीं से इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो ये टाइप करेंगे तो वहां पर मैं मिल जाऊंगा आपको, कोई मैसेज होगा, कोई डाउट कभी भी आपका होता है किसी पार्ट पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना डाउट शूट करते रहते हैं, इस पे भी डाउट शूट करते हैं टेलीग्राम मैसेज पे। डेली मॉर्निंग में मैं 15-20 के आसपास स्टूडेंट्स को कवर करता रहता हूँ, उनके रिप्लाई करके। सीमा, दोनों का एडवांटेज अलग अलग है, तो पीएसआर का मैंने बताया कि ओवरलैप वाला एडवांटेज ज्यादा है, और प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं वो पार्ट का एडवांटेज ज्यादा है, राइट? मनीष कुमार, द अर्ली यू स्टार्ट इज बेटर फॉर यू, क्योंकि कंपटीशन है ये, राइट? यस फातिमा खान, जो पीएसआर ऑप्शनल का बैच आपको बताया, तो उसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, तो हर एक
भी आपको मिलता है, ठीक है। तो पीएसआर ऑप्शनल में वो मिलता है। आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, हर एक आंसर का डिटेल्ड फीडबैक आपको मिलता है। विद इन क्लास भी मैं आंसर राइटिंग कराता हूं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन को यहां करते हैं एंड, फिर मिलते हैं। अच्छा, पीएसआर क्लास की टाइमिंग क्या होगा? तो दीपोमाला टाइमिंग इज 1 to 4 PM, ठीक है, जिसमें करीब 2.5 आवर और 2 hour 45 minutes के आसपास हमारा समझ लीजिए कि सेशन होता है, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं पूरे टॉपिक को एज पर सिलेबस, हम वो कंप्लीट करते हैं, और साथ में लास्ट में डाउट सेशन होता है लाइव, ठीक है। और क्लासेस आपकी होती है मंडे टू फ्राइडे, तो यानी कि सैटरडे संडे यू हैव एज रिजर्व, ठीक है। सैटरडे संडे रिजर्व रहता है। जब आपका टेस्ट का स्केड्यूल होता है तो आपका सैटरडे संडे में होता है। आपको पीएसआर पल्स जो मिलता है वो सैटरडे को मिलता है, तो उस दिन आप उसको रिवाइज कर लेते हैं और वीक का रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। ये लीजिए, अब आपका इसका भी जर्नी मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ही आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक, यहां से आपने क्लासेस ज्वाइन करी, तो आपको तुरंत वेबसाइट पे जैसे आपने ज्वाइन करी, यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स। मैं रिवीजन तक का पूरा स्केड्यूल आपको बता रहा हूँ। पासवर्ड मिल जाता है, इसके थ्रू आप लॉग इन करते हैं, तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक। उस डैशबोर्ड में आपके सामने ऑलरेडी जो क्लासेस आने वाली है उसका टाइम जो है लाइव हाईलाइट होता रहता है। आपको बकायदा मेल भी आता है अगर आप क्लास मिस करते हैं कि यार यू हैव मिस्ड दिस क्लास, प्लीज ज्वाइन, राइट, लाइव क्लास। तो जब आप लाइव क्लास करते हैं, ठीक, तो लाइव क्लास के नीचे ऑलरेडी एडवांस में कंटेंट अपलोडेड होता है। एडवांस में ही कंटेंट अपलोड होता हुआ रहता है, मतलब तो आप क्लास से पहले ही कंटेंट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कंटेंट को, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। कंटेंट यहां पर मतलब एडवांस में कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर आपकी लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास होने के बाद फिर वो रिकॉर्डेड में भी आपको अवेलेबल रहती है, क्योंकि जैसी लाइव क्लास हो गई तो वो सेम क्लास मेरी रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रह जाएगी, ठीक। ये हो गया आपका पहला स्टेज जिस पे आपने लेक्चर किया, ठीक है। आप इसी दिन फिर क्या करें, इसी दिन क्या करें, फिर आप करें रिवाइज। इसको हम कहते हैं रिवीजन 1। रिवीजन 1, तो रिवीजन 1 आपके लेक्चर और जो आपका सेशन है उसके बीच में टाइम कम से कम रखें। ऐसे में आपको जो टाइम लगेगा वो 35 मिनट से 40 मिनट्स के आसपास लगेगा शुरुआत में, क्योंकि मैं रिवाइज जो करने को कह रहा हूँ, मैं ब्रॉड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स उनको रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ, कंटेंट का स्ट्रक्चर रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ क्विकली। उसके बाद वो पूरी स्टोरी लाइन, जो लॉजिक और जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, वो सारी स्टोरीज एग्जाम्पल्स सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो रिवीजन 1, जिसको हम कह सकते हैं R1, ये हो जाएगा सेम डे, सेम डे, ठीक। फिर आएगा आपका वीकेंड, और वीकेंड पे आपको पता है कि ऑलरेडी आपका सैटरडे संडे ऑफ है, तो आप अदर सब्जेक्ट में अपना टाइम लगाइए। पीएसआर ऑप्शनल की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर R2 कर लेना है, रिवीजन 2, ठीक। तो पूरे हफ्ते में मान लीजिए हमने 1.5-2 यूनिट जो भी कंप्लीट हुई, 1.5 यूनिट हुई, 1 यूनिट हुई, तो आपने रिवीजन 2 कर लिया वीकेंड पर, ठीक। फिर आपकी टेस्ट सीरीज के हिसाब से 15 डेज, 20 डेज, जब भी आपका टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपका टेस्ट है, तो टेस्ट से जस्ट एक दिन पहले आप कर लेंगे रिवीजन 3, क्योंकि भाई सबको अपनी इज्जत प्यारी है, टेस्ट देना है, मार्क्स आएंगे, राइट। तो उस बहाने आप रिवीजन 3 तो करेंगे ही करेंगे। तो केवल अगर आप इस कोर्स जर्नी को कमिट कर दें तो 3 टाइम रिवीजन तो आपका केवल यहीं तक हो गया। 3 टाइम रिवीजन तो यही हो गया। और ये है आपका सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल यानी कि केवल कुछ टॉपिक्स का टेस्ट है ये, ठीक। फिर होगा आपका FLT, फुल लेंथ टेस्ट। और फुल लेंथ टेस्ट से पहले भी आप एक रिवीजन करके ही आएंगे, ऑलरेडी आपके स्केड्यूल में दिया हुआ है डेट। तो यानी कि प्लस ये तो 4 रिवीजन ऑफ होल सिलेबस विद आंसर राइटिंग, ये आप केवल मेरे साथ ही कर लेंगे। अब सोचो, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 4 रिवीजन कर लिए, आंसर राइटिंग आप क्लास में कर रहे हो, तो कैसे मास्टरी नहीं होगी? ट्रैक आसान है, ट्रैक आपके लिए बना दिया गया, बिल्कुल क्लियर है। व्हाट मैटर्स इज योर कमिटमेंट। आपको लगता होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग सिंसियरली कमिट करके इस ट्रैक पे चलते हैं। अप एंड डाउन आते हैं सबकी लाइफ में, बट रीच आउट टू योर मेंटोर, रीच आउट टू योर गाइड, जिससे कि यू कैन गेट बैक ऑन टू द ट्रैक, क्योंकि यही सारी जर्नी को आपकी चेंज करेगा। क्लियर है बात? यस मनीष, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम बेसिक्स। मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम जीरो से शुरू करते हैं और ये टारगेट से लेकर चलते हैं। ठीक, तो वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। Dipamala is saying कि sir 1 to 4 working professional है, is it possible for evening और night batch? Dipamala as of now, और मैं आपको बता दूं वैसे भी PSR ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल जो है ना, वो 1 to 4 PM लाइव सेशन में ही हो रहा है। ठीक है, what you can do in lunch break, you can dedicate some time so that you can come to doubt session and you can go through the recorded class in evening or morning, whatever works for you. तो लेकिन उसको आपको रूटीन से कर लेना है, क्योंकि लाइव क्लास का पर्पस क्या है, दैट यू गेट इनटू रूटीन। और जो इंटरेक्शन है वो क्लास इंटरेक्शन वैसे भी बनी रहती है। मैं बीच में इंटरेक्ट करता रहता हूँ, आपको कुछ टास्क देता हूँ जो आप थोड़ा सोचते हैं, तो वो जब आप रिकॉर्डेड में होगे तो वो भी आपका इंटरेक्शन आपको लगेगा। लेकिन डू कम टू, भाई जो आपका ब्रेक होता है, तो ब्रेक में आप क्लास में आ सकते हैं, राइट? जो आपका डाउट सेशन होता है, राइट? और यू कैन रीच आउट टू मी, जो मैंने टेलीग्राम मैसेज बताया आपको, अगर कोई डाउट आ रहा है आपको, क्योंकि आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा है, वैसे तो मैं सारे डाउट्स को मैं खुद ही क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट आ जाए तो यू कैन रीच आउट। यस यस फातिमा, वो सब रिकॉर्डेड आपको मिलता ही रहता है, एंड दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो विच इज अवेलेबल टू यू। ये बेस्ट मौका है, जस्ट स्टार्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं। और ये हो गया, स्टेप सारे आपको बता दिए हैं। और स्टूडेंट्स अपना यहां पर सेंड कर देंगे। त्यागी लाइव आपका कोड है, इमीडिएटली आप ज्वाइन कर लेंगे। और ये शशांक त्यागी फॉर यू, ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से वो स्मार्ट कंटेंट PSR का डाउनलोड कर लेना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? यस, क्लास नोट्स आर एनफ। आर्यन दुबे कह रहे हैं फ्लॉलेस एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। फिर मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है? विश यू ग्रेट सक्सेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।